हेलो डे स्टूडेंट्स, जैसा कि जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हमने परमाणु की संरचना को समझने के लिए डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत मॉडल, जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत मॉडल की व्याख्या की थी। अब जो हमारे पास में अगला मॉडल है वह रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है इसे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इस प्रयोग के अंतर्गत एक सोने की पतली झिल्ली ली थी। तो हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस प्रयोग के अंतर्गत सोने की एक पतली झिल्ली ली थी। तो देखिए क्या होता है, रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र जो प्रयोग है, इन्होंने क्या किया इस प्रयोग के अंतर्गत, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के अनुसार अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड है और तथा उनके जो शिष्य थे उन्होंने सन 1909 के अंतर्गत क्या किया, एक सोने की पतली झिल्ली ली। अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, उनके शिष्यों ने सन 1909 के अंतर्गत एक सोने की पतली झिल्ली ली और इस पतली झिल्ली के चारों ओर उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन कर दिया, वर्ताकार उन्होंने लेपन कर दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने सन 1909 में सोने की पतली झिल्ली लेकर उसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन यानी उसका एक पर्दा रख दिया गया। और जैसे ही उन्होंने क्या किया, इस सोने की पतली झिल्ली पर एल्फा कण की बौछार करवाए, यानी एल्फा जो कण होते हैं वो हीलियम कण होते हैं, द्वितीय आवेशित कण होते हैं, इसीलिए इन एल्फा कणों को क्या कहते हैं, धनावेशित कण कहते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हीलियम कण की, तो हीलियम जो कण होता है द्वितीय आवेशित होता है, धनावेशित होता है, एक उच्च ऊर्जा का कण होता है। तो सन 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने एक सोने की पतली झिल्ली ली, इसके चारों ओर जिन्होंने जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन रख दिया गया और उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कणों की क्या किया, उन्होंने बौछार करवाई इस जिंक सल्फाइड के वर्ताकार लेपन पर। जैसे ही उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कण जो हैं जो जिंक सल्फाइड के वर्ताकार लेपन से टकराते हैं, पर्दे पर टकराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक चमक उत्पन्न होती है, यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है और इस चमक के कारण से ही ये अल्फा जो कण है परमाणु की संरचना में कैसे चले जाते हैं, उसकी जो दिशा है उसको ज्ञात करने में काम आते हैं। यानी इस प्रयोग को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड के जो स्वर्ण पत्र प्रयोग था उन्होंने क्या किया। सन 1909 के अंतर्गत रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने सोने की जो पतली झिल्ली थी उस पर उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कणों की बौछार करवाई। जैसे ही एल्फा कणों की उच्च ऊर्जा वाले उन्होंने बौछार करवाई तो वहां पर एक चमक उत्पन्न हुई और उस चमक से उन्होंने क्या किया, दिशा ज्ञात की। अब दिशा कैसे ज्ञात की, तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, यह परमाणु है, ठीक है, मान लीजिए, या फिर सोने की पतली झिल्ली में इसको मान लेते हैं रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग के अनुसार। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग के अनुसार उन्होंने सोने की पतली झिल्ली ली, इस पर चारों उन्होंने क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन उन्होंने कर दिया। इस पर उन्होंने क्या किया, उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। ये उच्च ऊर्जा के एल्फा कण आ रहे हैं सोने की पतली झिल्ली पर, तो उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कणों की बौछार करवाते ही यहाँ पर क्या हुआ, एक चमक उत्पन्न हुई और चमक से क्या हुआ, दिशा ज्ञात हुई। दिशा कैसे ज्ञात हुई, उसके आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकले थे, उसमें से पहला निष्कर्ष क्या था, देखिए रदरफोर्ड उसके शिष्य जब सोने की पतली झिल्ली से प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने पहला निष्कर्ष क्या निकाला कि अधिकांश जो एल्फा कण होते हैं वह सोने की पतली झिल्ली को पार करके सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश जो एल्फा कण है सोने की पतली झिल्ली को पार करके क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ये एल्फा कण हैं जो सोने की पतली झिल्ली को पार करके क्या हो गए, सीधे निकल गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला निष्कर्ष में कि अधिकांश एल्फा कण सोने की पतली झिल्ली को पार करके सीधे निकल जाते हैं, ठीक है।
अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो क्या करते हैं, सोने की पतली झिल्ली को पार करके सीधे निकल जाते हैं। अब इनमें से कुछ अल्फा जो कण होते हैं वो अपने कोण पे क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, यानी ये अपने कोण पे क्या होता है, विक्षेपित हो जाते हैं। ये अल्फा कण है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं दूसरे निष्कर्ष में कि कुछ अल्फा कण, हमारे पास में कुछ अल्फा कण जो कण है वो क्या होते हैं, सोने की पतली झिल्ली को कुछ अल्फा कण अपने कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, सोने की पतली झिल्ली से पार करके सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। अब इसमें से यानी 20,000 में से एक अल्फा कण क्या होता है, सीधा जाता है, टकरा करके वापस आ जाता है। यानी यहाँ पर हमारे पास में ये जो सोने की पतली झिल्ली का मिड पॉइंट था, ये क्या था कि सोने की पतली झिल्ली से टकरा करके वापस सीधा आ जाता है। यानी 20,000 अल्फा जो कण होते हैं, बहुत प्रवाह से तेज गति से अल्फा कण बहुत सारे डाले जाते हैं। तो जैसे ही कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, अधिकांश की बात कर रहे हैं, कुछ कौन से विक्षेपित हो गए, और 20,000 में से एक अल्फा कण है जो देखिए जो 9वीं की क्लास है उसमें 12,000 में से एक अल्फा कण लिख रखा है, 10वीं की किताब में 20,000 में से एक अल्फा कण लिख रखा है। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ मान लेते हैं कि 20,000 में से एक अल्फा कण जो होता है सोने की पतली झिल्ली से टकरा करके सीधा निकल जाता है, और सीधा निकल जाता है यानी कौन से विक्षेपित होता है, ये 180 डिग्री की सीधा जाता है और सीधा ये वापस आ जाता है। तो ये था अन्नेस रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। क्या था कि अन्नेस रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने सन 1909 के अंतर्गत सोने की पतली झिल्ली ली, उसके चारों ओर उन्हें जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन का पर्दा रख दिया गया, और जैसे ही उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की उन्होंने वहां बौछार करवाई, तो जैसे ही उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराते हैं तो वहां पर एक फ्लैश उत्पन्न होता है, एक चमक उत्पन्न होती है। उस चमक से ही अल्फा कणों की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। उसके आधार पर उन्होंने एक पहला निष्कर्ष निकाला कि सोने की जो पतली झिल्ली होती है उसमें से जो अल्फा कण होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा था कि सोने की पतली झिल्ली में कुछ जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, अपने कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा निष्कर्ष था कि 20,000 में से एक अल्फा जो कण है सोने की पतली झिल्ली से टकरा करके वापस अपनी दिशा यानी 180 डिग्री के एंगल कोण से वापस आ जाता है। तो ये था रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग के निष्कर्ष। अब इसके आधार पर जो हमारे पास में था कि ये कैसे वापस आ जाते हैं, इनका क्या रीजन है, तो देखिए परमाणु जो होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। अब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। इसी के कारण से जो अल्फा कण थे वो क्या थे, वो सीधे निकल गए थे। इसका जो परिणाम थे उसमें पहला पॉइंट यह था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। इसी के कारण से जो अधिकांश अल्फा कण होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे निकल जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, उसका निश्चित बात यह है कि वहां पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा, इसलिए कुछ जो अल्फा कण होता है अपने कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। अगर बात करें कि जो हमारे पास में परमाणु होता है उसका धनावेशित का जो आयतन होता है बहुत ही कम होता है अल्फा कणों से। कैसे, देखिए हमने बात की कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, खोखला होता है। इसी के कारण से अधिकतर जो अल्फा कण क्या होते हैं, सोने की पतली झिल्ली से सीधे ही निकल जाते हैं। दूसरा हमने देखा कि अल्फा कण जो होते हैं विक्षेपित होते हैं क्योंकि वहां पर निश्चित ही क्या लगता है, एक प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। देखिए इसके आधार पर उन्होंने एक क्या किया, नाभिक के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किया गया, और उस मॉडल को उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का जो केंद्र होता है धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, यानी परमाणु के केंद्र में क्या होता है, धनावेश होता है। जो परमाणु के मध्य का जो केंद्र है वो धनावेश होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यानी ये जो परमाणु है इसमें जो मध्य का भाग है केंद्र, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, धनावेशित कहते हैं। और धनावेशित कहते हैं तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। पहला है परमाणु का केंद्र। परमाणु का केंद्र क्या होता है, धनावेशित होता है, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इसमें धनावेशित होता है, जिसे इन्होंने क्या कहा, नाभिक नाम दिया गया। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी ये परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है कहाँ होता है, नाभिक में। और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो पहले ही बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग है परमाणु के द्रव्यमान
माना जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वह परमाणु का द्रव्यमान माना जाएगा। तो यही बात ये कह रहा है कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है कहाँ होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, यानी नाभिक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु है, इसका संपूर्ण केंद्र कहाँ है, नाभिक केंद्रक में, धनावेश में। इसके चारों जो कक्षाएं होती हैं इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, काफी कम होता है। बिल्कुल यही बात रहेगी, क्योंकि परमाणु तो एक धनावेशित गोला, इसका बीच का एक मिडल पॉइंट केंद्रक होता है। इसका जो आकार होता है इस परमाणु की तुलना में क्या माना जाता है, बहुत ही कम माना जाता है। यहाँ पर एक बात और आपको स्पष्ट कर दी जाती है कि आपके सिलेबस में एक बात नहीं बताई गई है कि जो परमाणु होता है वो क्या है, एक तरह से सौर मॉडल का प्रतिरूप है। यानी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमाणु के मॉडल को हम कहते हैं सौर मॉडल का प्रतिरूप। देखो, परमाणु का मॉडल को स्वर्ण पत्थर प्रयोग हमने कहा क्योंकि उन्होंने सोने की पतली झिल्ली ली। परमाणु के मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से सौर मंडल में क्या होता है, सूर्य के जो चारों ओर विभिन्न ग्रह जो हैं विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो होता है परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं। समझने के लिए एक बार ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास में ये परमाणु है। मैंने क्या बोला कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसे सौर मॉडल का प्रतिरूप भी माना जाता है। इसे सौर मॉडल का प्रतिरूप भी कहते हैं, सौर मॉडल भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जिस तरीके से परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं उनमें परमाणु के जो चारों कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि रदरफोर्ड के मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप कहते हैं क्योंकि परमाणु में उपस्थित कक्षाओं के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे हम बात करें, पहली कक्षा में 2 हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 16 आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जिस प्रकार से परमाणु में उपस्थित जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार हमारे सौर मंडल में जो सूर्य उपस्थित है उसके चारों विभिन्न जो ग्रह होते हैं क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में। इसीलिए इसे सौर मॉडल का प्रतिरूप कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप माना जाता है क्योंकि जिस तरीके से परमाणु जो है उसमें उपस्थित जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार सौर मंडल में उपस्थित जो सूर्य है हमारे पास में जो उसके चारों ओर विभिन्न ग्रह जो हैं अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप कहते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अच्छी तरीके से व्याख्या नहीं की थी, परमाणु के स्थायित्व की इन्होंने व्याख्या नहीं की थी, इसलिए इस नियम को यहीं पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद में अगला जो मॉडल था नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया, जिसकी व्याख्या जो हम आगे अच्छे से आसानी से करेंगे। ठीक है, अब आगे वाली क्लास में रदरफोर्ड के नील्स बोर के परमाणु मॉडल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।